मैं विजय सर, आपका संस्कृत शिक्षक, आज स्वर संधि के शेष बचे चारों भेदों के साथ उपस्थित हूँ। बच्चों, आज हम लोग स्वर संधि के शेष बचे 4 भेदों का अध्ययन करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि अयादि संधि, पूर्वरूप संधि, पररूप संधि और प्रकृति भाव संधि, ये 4 संधि के भेदों को हम लोगों को अध्ययन करना है आज। तो बच्चों, हम सबसे पहले अयादि संधि की चर्चा कर लें। जब पूर्व पद के अंत में ए, ऐ, ओ, औ ये 4 वर्ण आते हैं संधि में, आप लोग पहले भी मैं बता चुका हूँ कि 2 पदों के बीच संधि होती है। पहले आने वाले पद को पूर्व पद और बाद में आने वाले पद को हम उत्तर पद बोलते हैं। तो पूर्व पद के आखिरी वर्ण और उत्तर पद के प्रथम वर्ण का संधि होता है। तो यदि पूर्व पद के अंतिम वर्ण का उच्चारण ए, ऐ, ओ, औ से समाप्त हो तो ए का ऐ बन जाता है, और ए, ऐ, ओ, औ के बाद अगर कोई भी स्वर आ जाए, है ना, तो ए का ऐ में परिवर्तन हो जाता है, ऐ का आय में परिवर्तन हो जाता है, ओ का औ में परिवर्तन हो जाता है और औ का आव में परिवर्तन हो जाता है। जैसे ने जोड़ अनम, तो यहाँ पूर्व पद में ने है और इसका आखिरी जो उच्चरित वर्ण है वह है ए। ने जब हम बोलते हैं तो वह ए से समाप्त होता है बच्चों। तो ने और अनम का अ, तो ए और अ की संधि हुई और इसको बनना क्या है, तो अय बनना है। क्योंकि ए के बाद अगर कोई स्वर आता है तो उसका क्या बनता है बच्चों, अय बनता है। तो ने जोड़ अनम, नयनम। उसी तरह अगर ऐ आता है उसके बाद कोई स्वर आता है तो आय उसका उच्चारण होता है। जैसे नय जोड़ अकह, तो यहाँ हो गया नायकः। उसी तरह ओ के बाद यदि कोई स्वर आता है तो उसमें उसका अव में परिवर्तन हो जाता है। जैसे को जोड़ अनः, पवनः। उसी तरह से अगर पूर्व पद का अंतिम वर्ण का उच्चारण अगर औ होता है और उसके बाद अगर कोई स्वर आता है तो औ का आव हो जाता है। जैसे पौ जोड़ अकह बराबर पावक। तो बच्चों, इसको आप कॉपी में लिख भी लेंगे, समझ भी गए होंगे। अब हम लोग अगले रूप पर चलें, पूर्वरूप संधि। यदि पूर्व पद के अंत में ए या ओ हो तथा बाद के पद का प्रथम वर्ण अ हो तो अ के स्थान पर पूर्व रूप अ हो जाता है। इसका उच्चारण पहले वाले ए या ओ के तरह ही किया जाता है। बच्चों, ये अ आधा अ है, आप इसको पहचान लें। जैसे धीरो अयम, तो यहाँ पर पूर्व पद के आखिरी वर्ण का उच्चारण ओ हुआ। धीरो जब बोलते हैं तो ओ का उच्चारण होता है। तो ओ और अ ये दोनों मिला तो यह पूर्व रूप के समान ही हो गया और इसको हम पढ़ेंगे धीरोयम, धीरोयम। उसी तरह के जो अपी है तो यहाँ पर इसको हम पढ़ेंगे केपी, केपी। ठीक है। 7वां भेद पररूप संधि। यदि अकारांत उपसर्ग के बाद ओ ए या ओ से आरंभ होने वाला कोई क्रिया रूप आए तो वह बाद के स्वर के समान ही हो जाता है। यहाँ पर इसका तात्पर्य यह हुआ कि पररूप संधि में जो पूर्व पद होगा वह उपसर्ग होना चाहिए और उस उपसर्ग का जो अंतिम उच्चारण है वह अ होना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद यदि ए या ओ आता है तो और वह ए और ओ से शुरू होने वाला जो पूर्व उत्तर पद हो वह कोई क्रिया हो तो वह जो है सो बाद के स्वर के समान ही हो जाता है। जैसे प्र जोड़ ए जते, यहाँ हम देखेंगे प्र उपसर्ग है, इसका अंतिम उच्चारण अ हो रहा है और ए जते का प्रथम वर्ण ए है। तो अ और ए यहाँ पर दोनों मिला और यह बना प्रेजते। तो ए जते एक धातु है, प्र एक उपसर्ग है। उसी तरह उप एक धातु है, इसका अंतिम उच्चारण अ हो रहा है और ओसते के प्रथम वर्ण का उच्चारण ओ है। तो यहाँ का अ और ओ ये दोनों मिलकर के यहाँ पर उपोसते बना। आखिरी भेद प्रकृति भाव संधि। जब संधि के नियम को होते हुए भी यदि संधि नहीं होती है तो उसको हम बोलते हैं प्रकृति भाव संधि। इसमें क्या होता है कि द्विवचनांत पदों के
दीर्घ ई दीर्घ ऊ ए के बाद अगर कोई भी स्वर आता है तो वहाँ पर संधि नहीं होती है। अब ये द्विवचनांत का क्या तात्पर्य है, इसको हम लोग समझें। जैसे बच्चों साधु, गुरु, ये सब जब आप लिखते हैं तो साधु में भी ह्रस्वकार होता है, गुरु में भी वैसा ही होता है। और जब शब्द रूप आप पढ़ेंगे तो प्रथमा के एक वचन में साधु में ह्रस्वकार होता है, लेकिन द्विवचन में वही साधु में दीर्घकार हो जाता है। वैसे ही गुरु के प्रथमा एक वचन में ह्रस्व होता है, लेकिन द्विवचन में उसी का दीर्घु हो जाता है। तो यहाँ पर देख लें, यहाँ दीर्घु है गुरु जोड़ एतौ, तो यहाँ पर जो दीर्घु होने के कारण यह गुरु शब्द द्विवचनांत है। और इसका उसके बाद ये जो है वह अन्य स्वर आया, तो इस दोनों में कोई संधि नहीं हुई, गुरु एतौ ही रहा। उसी तरह बच्चों रवि इमौ, रवि का मतलब होता है सूर्य, तो प्रथमा के एक वचन में रवि में व में ह्रस्वीकार होता है, लेकिन जब दीर्घिकार हो जाता है तो वह द्विवचनांत हो जाता है, अर्थात उसमें द्विवचन की क्रिया द्विवचन होता है। तो यहाँ पर यह द्विवचनांत है, दीर्घ ही से यह समाप्त हो रहा है, इसलिए इसमें भी कोई संधि नहीं हुई है। तो बच्चों इसको आप लोग अच्छे तरह से कॉपी में लिख लें, और जब आप इसको पढ़ेंगे तो एक बार तो हमने आपको पढ़ा दिया, बहुत हद तक आप समझ गए होंगे। और यदि आप इसे लिख लेते हैं तो फिर आप पुनः पुनः पढ़ के इसको ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्वर संधि का आज हम लोगों ने समापन किया। कल मैं PDF के माध्यम से इसका एक्सरसाइज आपको दूंगा और आप लोग इसे सोल्व करके लाएंगे। थैंक यू।